चाहिए कि हम पाकिस्तान से बात करें। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है तो हम उसकी मुखालफत जरूर करेंगे। बिल्कुल, इंजीनियर मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। और इंजीनियर साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा सीधा, क्योंकि वक्त कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे समझने की कोशिश करूंगा। बातें ये हो रही थी कि मैनिफेस्टो में इस मरतबा जो हुकूमत बनी है, बीजेपी जरूर अच्छे कामों में साथ देगी, डेवलपमेंट पे साथ रहेगी, लेकिन मैनिफेस्टो को पसे पुश्त डालना पड़ेगा। वो बातें जैसे पाकिस्तान से बातचीत की बात है, जेलों से रिहाई की बात है, या फिर दूसरे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं 370 35 जैसे मुद्दे, उसमें वो आपके साथ नहीं रहेंगे, बिल्कुल बरखिलाफ हो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि पसे पुश्त आप डाल पाएंगे अपने मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो जो कुछ भी है तो वो अयान है, सबको पता है, लेकिन बात तो यहीं पे रुकती नहीं है, बात बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ कश्मीर जो है, अभी जब से बीजेपी बनी है, मुझे लगता है, और जब से आर्टिकल का यहाँ खात्मा हुआ है, तब से बीजेपी वालों ने यहाँ पूरी तबाही के दाहिने पे इसको पहुंचा के रख दिया है। तो उसमें वक्त दरकार है, उसमें वक्त लग सकता है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें। लेकिन जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मैंने देखा है, बीजेपी हर डेवलपमेंट काम में अब रुकावट करने की कोशिश करेगी, जहां तक मेरा मानना है। तो मुझे लगता है ये अब हर एक काम में अड़चन पैदा करेंगे। लेकिन हम लोगों के हित के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए, डेवलपमेंट के लिए या स्टेटहुड के लिए लड़ते रहेंगे, वो मरते दम तक। मुजफ्फर साहब, मैं आपसे माफी के साथ ये भी सवाल करना चाहूंगा कि ठीक है, लड़ाई आप तब करिएगा जब आपकी पोजीशन मजबूत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्यादा भाव नहीं दे रही है कांग्रेस को इस हुकूमत में। कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उसमें भी हमने चीजें देखी है, और अब भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है। तो क्या लगता है कि इस मर्तबा कांग्रेस खुद अपने दाव पेच में फंस करके इतना पीछे हो चुकी है कि उसे शायद सुनने वाला कोई नहीं है, या फिर अगर वो बोलना भी चाहे, चीखना भी चाहे, तो शायद उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचे, और आपके हमनवा, आपके साथी भी आपकी आवाज नहीं सुनेंगे? देखिए, हंसने की बात नहीं है ना, किसी चीज की ये है, क्योंकि हमने कल भी बोला, हमारे जो AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब ने, कल आपने उनको भी सुना होगा कि उन्होंने प्रायोरिटी जो है वो स्टेटहुड को दे दी। क्योंकि अभी इसमें पहले तो डिलिमिटेशन का मसला था, वो भी कर दिया जो मोदी सरकार ने बोल दिया था। उसके बाद इलेक्शंस भी हुए, अब कैबिनेट भी बनी। अभी कैबिनेट में उतनी जो तौसी नहीं की गई, लेकिन वक्त के साथ साथ तौसी भी की जाएगी। लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है। हमने कल बोला, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने भी कल यही बात बोली कि हम तब तक मंत्रालय में नहीं जाएंगे जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की कमिटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, और हम पहले उसके लिए लड़ेंगे। देखिए, हमारे सामने मंत्री बनना या और कुछ, वो तो प्रायोरिटी में नहीं है। हमारे सामने प्रायोरिटी है जो पहले स्टेटहुड बहाल करवाना है। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई पे हम लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैंने कहा मुद्दे बहुत सारे हैं, ये सिर्फ एक जगह अटकते हैं क्योंकि इनके पास 370 के बगैर कोई चीज है ही नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिन पे हमारी नजरें जा रही है। हमारे युवा बेरोजगारी में इतनी मुश्किल से, इतनी क्या बताऊं मैं, ये हाँ, लेकिन जो मुजफ्फर साहब, जो मुद्दे आप बता रहे हैं, जो मुद्दे आप बता रहे हैं बिल्कुल जायज हैं और सही भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को आप हल कैसे करिएगा? जो फाइनेंस कमीशन का मसला है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी अगर चीजें जारी की जाती है तो एक एक बारीकी का हिसाब होगा, और मसाइल हल करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस और NC अलायंस पीछे रह जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके सामने इतनी बड़ी अड़चनें हैं, क्या वो आवाम के मुद्दे हल ही नहीं कर पाएंगे और फिर बाजी मार ली जाएगी बीजेपी? ये इतना ही नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मतलब अब यही मैंने पहले ही कहा कि अड़चनें तो होगी और मुश्किलातें भी बहुत है, और जो रास्ता है ये कठिन बहुत है, लेकिन हम उसका सामना करेंगे। सामना करने के लिए हम तैयार हैं, और हमारी भी बहुत जो जिसको मैं बोल लूं कि हमारी फौज भी हमारे पीछे बहुत है। तो ऐसी बात नहीं है, हम रुकने नहीं देंगे। जहां पे भी अवामी मसले मसाइल है, हम उसको हल करवा के ही दम लेंगे। तो लेकिन बात तो यहीं तक नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, लोग यहां अभी बहुत सारे मुश्किलातों में फंसी हुई है। लोगों का जो कंसंट्रेशन है 370 पे, तो वो तो है ही लोगों का, लेकिन जो मसला अभी है
ठीक है, उस मसले को जरूर हम जो है सुनने की कोशिश करेंगे आपसे। गुलाम हसन साहब, आपकी तरफ आएंगे। क्या लगता है, एक फिल्म में हमने डायलॉग सुना था कि जज भी हम होंगे, गवाह भी हम होंगे, सजा भी हम सुनाएंगे और सजा भी हम ही देंगे। क्या लगता है, बीजेपी की पोजीशन इस वक्त ऐसी है जम्मू कश्मीर में? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लास्ट मैंने भी यही कहा है कि अभी मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार अच्छे से चले। बाकी जो ये कह रहे हैं कि कुछ बोल रहे थे, ये इनको काम करना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, वरना तो बहुत मुश्किल है, वरना इनके लिए बहुत मुश्किल है। हम तब तक अपोजिशन स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे। ठीक है, क्या काम करना पड़ेगा जनाब गुलाम हसन साहब, ये भी बता दीजिए। क्या लगता है आपको कि इनको जब तक भगवा चड्डी न पहनेंगे तब तक आप इन पे ईमान नहीं लाएंगे कि हाँ ठीक है आप सही है तुम लोग? नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी है पूरे हिंदुस्तान में, जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। जैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साहब बोल रहे थे कि अगर मैं इनको बोलूं, अगर मैं खुल के बोलूं तो बहुत फिर मीडिया पे ठीक नहीं रहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल-फतह पार्टी कौन थी 70s में, जैसे कि ये बोल रही थी कि आपने हमें दहशतगर्द बता दिया, वो बता दिया, और मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ऐसे ही सियासतदानों ने हमारी बिल्कुल इशारे से वो खराब कर दी, खराब कर दी है यहाँ की स्थिति। और जो आवाम है, मासूम इनोसेंट आवाम है, उनको पागल कर दिया गया है। उनको अभी उनकी वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से हमारी जो रियासत के लोग हैं इनको इग्नोर किया गया है। और आज यही परेशानी है हमारे इनके सामने, और यही परेशानी इनको ही सॉल्व करनी पड़ेगी। हम देखते हैं अब इनकी हुकूमत जो आई है, हम देखते हैं ये कहां तक सफल होते हैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में, कितने सक्षम होते हैं। बिल्कुल इसी पॉइंट को मैं लाना चाह रहा था। और बड़ी बात यह भी है कि अब बड़ी जिम्मेदारी है अलायंस के पास, क्योंकि बीजेपी कह जरूर रही है कि हम साथ देंगे अच्छी चीजों के लिए, डेवलपमेंट में हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन हाँ एक बड़ी निगाह जरूर रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत में भी ये लोग रहेंगे, अपोजिशन बहुत मजबूत रहेगा, और दूसरी चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही यूनियन टेरिटरी के सब कुछ मिलना है। तो अब देखना काफी ज्यादा खास होगा कि अब बीजेपी का क्या रोल रहता है, और इस रोल की वजह से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है आने वाले टाइम पे। और इस अलायंस में आपस की जो इख्तलाफात हैं उसे पसे पुष्ट अगर डाल दिया जाए तो आने वाले टाइम पे जो भी होगा वो क्या होगा, अवाम की बेहतरी उसमें कितनी होगी, और जो वादे किए हैं वो कितने पूरे हो पाएंगे। फिलहाल हम सभी की नजर बनी हुई है इन तमाम बारीकियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इंजीनियर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जनाब गुलाम हसन साहब हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए, और जनाब सुहेल साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब। चाचा से 2021 में मिली थी, जब जिन फैमिली के साथ मैं रुकी थी वो इन्हें जानते हैं। तो चाचा ने हमें यहाँ पे अकम्पनी किया था, और यहाँ के काफ़ी सारे हिडन जेम्स मुझे दिखाए जो मेरे व्लॉग में बहुत अच्छे लगे। और चाचा ने फिर मुझे अपने घर पे भी बुलाया मकई रोटी और नून चाय पीने के लिए, और बड़ा मज़ा आ गया। आज भी मैंने चाचा को याद किया तो मेरी फ्रेंड ने इन्हें फ़ोन किया और चाचा बोले आ जाओ मकई रोटी और चाय के लिए। तो अभी बस हम यहाँ से चाचा के घर जा रहे हैं।